चलो बेटा ध्यान दो, हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग उसके अभिलक्षण पढ़ लेते हैं। आप लोग हेडिंग बनाओ। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आप हेडिंग बनाओ। मीन्स वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण। ये बेटा आप हेडिंग बनाना। नहीं, बातचीत मत करो बेटा। क्लियर? चलो, तो सबसे पहला अभिलक्षण देखिए बेटा इसका। आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है कि मैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है, कहां से ये उत्पन्न होती है। क्लियर? तो आप बताओगे ये तरंगे कहां से बेटा, ये तरंगे त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है। ये आपको याद रखना है। ये तरंगे का मतलब बेटा वैद्युत चुंबकीय तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं, त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। कई बार पूछा जा चुका है बहुविकल्पीय में। क्लियर है ना? हाँ, तो उसमें देखना त्वरित आवेश होगा, तुरंत टिक कर देना, ये इसका स्रोत होगा, यहाँ से ये उत्पन्न होती। और मजे की बात ये है कि इसको हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा जोड़ दो दिमाग पे, चैप्टर नंबर 1 में ही हम लोग पढ़े हैं जब आवेश पढ़ रहे थे। याद करना, मैंने बताया था कि यदि जो आवेश है वो स्थिर है, क्या है बेटा, अगर स्थिर है तब ये केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, बताया गया था। आपको बताया गया यदि Q क्या है बेटा, गतिशील है, गतिमान है। क्या है बेटा, गतिमान। ये भी याद रखना बढ़िया से। अच्छा, गतिमान दो तरीके से हो सकता है। एक समान वेग से गतिशील है, यानी कि v कैसा है बेटा, कांस्टेंट। अच्छा, दूसरा भाई परिवर्ती वेग से गतिशील है, यानी कि v डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। b नियत नहीं होगा, बदल रहा होगा। अब आप सब जानते हो अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी यहाँ पर त्वरण जो होगा उत्पन्न होगा, त्वरण 0 के बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ त्वरण का मान होगा। लेकिन यहाँ याद रखना, जब b कांस्टेंट है, एक समान वेग से गतिशील है, और अगर ऐसा है तो वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा। अब वेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, 0। तो आप बताओगे यहाँ पर त्वरण क्या होगा, 0। दोनों तरीके समझना। इसीलिए जब इस प्रकार से गतिशील होगा तब उस आवेश को हम लोग त्वरित आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, त्वरित आवेश बोलते हैं। तो जब मैंने कहा कि एक समान वेग से गतिशील होगा, तब यहाँ पर ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी, दोनों क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो। लेकिन अगर वो त्वरित आवेश है, यानी गतिमान तो है लेकिन परिवर्ती वेग से गतिशील है, अगर ऐसा है तो आप बताओगे कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और ऊर्जा EMW मैंने लिखवाया है, जाके चेक करना है, EMW के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करेगा। EMW क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका मतलब ये हुआ जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं शुद्ध रूप से ऊर्जा है। क्या है बेटा, वो ऊर्जा है और कुछ नहीं, ठीक है ना।
तो ये चीज आपको पहले ही बता दिया गया था कि अगर आवेश क्या है, त्वरित है, तो तीन चीज, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, किसके रूप में? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के। कोई डाउट? तो ये चीज आप याद रखना कि भैया इन तरंगों के उत्सर्जन का स्रोत क्या होगा, कहां से उत्सर्जित होंगी ये तरंगे? तो आप बताना त्वरित आवेश। कोई डाउट तो नहीं है? बताना बेटा, क्लियर है ना एकदम? दूसरा देखिए अभिलक्षण इसका, आप बताओगे इन तरंगों के संचरण के लिए या गमन के लिए पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये भी याद रखना, पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये याद रखना। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? ध्यान देना, यानी कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इनके गमन के लिए अगर पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि निर्वात में भी चल सकती है। तो वही चीज आप यहाँ लिख सकते हो कि भाई ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। चलो, अर्थात इसे कहने का मतलब है ये निर्वात में भी गमन करती है। चलो, यह संचरित होती है। कोई बात तो नहीं है जो परेशान करे आपको? आगे चलें? ठीक है, ये सारे अभिलक्षण आपको याद होने चाहिए। याद रखना, आपके सिलेबस ने कहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के जो अभिलक्षण का हमको स्टडी करना है, वो केवल और केवल गुणात्मक अध्ययन करना है। आप सिलेबस खोल के देखना, उसमें लिखा होगा कि क्वालिटेटिव स्टडी आपको करना है। हम लोग को मात्रात्मक अध्ययन नहीं करना है, ठीक है ना? ये चीज याद रखना। लेकिन कुछ फार्मूले ऐसे होंगे जो हमको पढ़ना होगा। क्लियर? वो काम लगेगा, न्यूमेरिकल में काम लगेगा, ऑप्शन में भी आ सकता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि अलग से। तो ध्यान देना, ये तरंगे त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है, पहला अभिलक्षण हो गया। दूसरा भाई, इनको गमन करने के लिए किसी भी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि निर्वात में चल सकती है। तीसरी चीज आप बताओगे बेटा, ये तरंगे निर्वात में वन अपान अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की चाल से गमन करती हैं। ऐसा मैक्सवेल ने कैलकुलेट करके बताया कि ये जो तरंगे होती हैं बेटा, विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं, उनका निर्वात में चाल क्या होता है? 1 अपान अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर होता है। अब ये चीज तो हम लोग जानते हैं भाई, इसको तो हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं। आप याद करो, गतिमान आवेश और चुंबकत्व में पढ़ चुके हैं कि 1 अपान अंडर रूट म्यू नॉट और इंटू एप्सिलॉन नॉट जो होता था, वो प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता था। ठीक है, तो आप लिख सकते हो जो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती थी बेटा? c, और इसको क्या लिखते थे? 3.0 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही तो होता है। तो आप बताओगे जो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड से सेकेंड के बराबर है। ऐसा है, तो ये चीज आप पहले से जानते हो। इसलिए c इक्वल टू क्या मिल गया आपको? 1 अपान अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन, याद रखें।
क्लियर है बात? ठीक है। अब एक चीज और देखना बेटा, एक फार्मूला लिखवा दे रहा हूं, अगर लिखवा पाए तो। हाँ भाई, चलो ध्यान देना। कितने पॉइंट हो गए? 3 कि 2? 3 हो गए। चलो चौथा देखते हैं बेटा। आप इतना याद रखना कि C जो होता है बेटा वो बराबर होता है 1/√μ0 ε0, और यही बराबर होता है E/B के, यही बराबर होता है E0/V0 के, और ये बराबर होता है बेटा ω/K के। स्मॉल k है इसलिए। बात समझ में आ गई? अभी बता रहा हूं कौन क्या क्या है, तभी बढ़िया से आप समझ पाओगे। ये याद रखना बेटा, बहुत हेल्प करेगा आपको। चलो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि भाई μ0 ε0 है क्या, सभी के बारे में समझते हैं। तो आप ध्यान देना, जहां μ0 क्या है बेटा, बताओ? बताओ भाई, आप बताओगे निर्वात की चुंबकशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना? अच्छा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो उसको भी आप बताओगे कि जो μ0 होती है वो इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर। ये बात समझ में आ गई? ओके। ऐसे ही बताओगे ε0 क्या होता है, बताना बेटा। बिल्कुल सही, निर्वात की वैद्युतशीलता। ये भी बात समझ में आ रही? अच्छा, इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, अलग बताएगी, बताना बेटा, बताना। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना? बिना मात्रक के इसका कोई मतलब नहीं होगा बेटा, तो मात्रक भी याद रखना, ठीक है? ओके, ये हो गया। तो इसको तो जान गए, इन सब की वैल्यू रखोगे यहाँ पर, वर्गमूल करोगे, 1 को भाग करोगे तो C के बराबर आएगा। क्लियर? ओके। अच्छा, E तो आप सभी जानते ही हो, वैद्युत क्षेत्र। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। E0 और V0 क्या है? E0 क्या है? बिल्कुल सही, वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान या आयाम, इसी को महत्तम मान बोलते थे ना, शिखर मान। और V0 क्या है भाई? बिल्कुल सही। तो यहीं पर हम लोग उसको लिख लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान। और ओमेगा और के देख लेते हैं क्या है। बिल्कुल, आप सही बता रहे हो। चलो भाई, ओमेगा तो आप सब पहले से जानते हो, कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और आप ये भी जानते हो कि जो कोणीय आवृत्ति होती है बेटा ओमेगा, वो 2πf के बराबर या फिर 2π न्यू के बराबर, जिसको भी आप आवृत्ति से लिखना चाहो, आवृत्ति को जिससे भी, f से, न्यू से, n से। बात समझ में आ रही? ये हो गया। और आप सभी जानते हो जो फ्रीक्वेंसी होता है बेटा वो 1/, आवर्तकाल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? 1/, आवर्तकाल के बराबर।
तो जहां पर यफ लिखा है वहां पे 1/t लिख देना। तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1/t। 2 पाई का 1 में करोगे क्या आएगा, और t का 1 में करोगे। अब इसमें तो कुछ नहीं समझाना है कौन क्या है, नहीं ना। हाँ, तुम लोगों का तो अलग ही चल रहा है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा k क्या है, तो k आपका जो होगा बेटा वो वेव नंबर होगा, यानी कि तरंग संख्या। क्या है, अच्छा इसका भी वैल्यू होता है, k इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लेमडा। क्या होता है बेटा, अब सारी चीज आप जान गए, तो ये सब के सब c के बराबर होते हैं। क्लियर है ना। हाँ देखो कैसे इन दोनों का अनुपात निकालोगे तो उतना ही आएगा। और ध्यान देना, अगर हम e और b का समीकरण लिखें, क्योंकि आप देख रहे थे ये भी ज्यावक्रिय था, साइन का वेव के फॉर्म में तो चल रहा था। ये देखो y अक्ष के अनुदिश कौन था, e था ना, ऐसे ही तो चल रहा था। क्लियर है। और z अक्ष के अनुदिश ये चल रहा था ऐसे। ठीक है b, तो कुल मिला के साइन का वेव, इसका जब इक्वेशन हम लोग प्राप्त करते हैं तो e नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसमें भी आप सब जानते हो। यहाँ पर v नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा माइनस तब होगा जब ये x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों हो सकता है। अगर कहीं प्लस लिखा है इसका मतलब x अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर है ना, यही होगा। तो ये इक्वेशन मिलेगा आपको, जैसे आपने b बराबर v0 साइन ओमेगा टी प्राप्त किया था, i बराबर i0 साइन ओमेगा टी प्रत्यावर्ती धारा में, उसी के समरूप है ये। ठीक है बेटा, ध्यान देना, यहाँ पर एक चीज याद रखना, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इनमें जो आप कला कोण देख रहे हो ये हमेशा समान होते हैं। क्लियर है ना, ये बराबर होते हैं। अच्छा इनको अगर हम भाग करवाएं, इनको क्या करें, भाग करवाएं, तो जब भाग करवाओगे ऐसे मिलेगा आपको कुछ, तो आप देखोगे ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ई नॉट बटे बी नॉट, ई बटे बी दोनों ही बराबर आएगा कि नहीं, आएगा ना। और इसकी वैल्यू प्रकाश के चाल के बराबर होती है, इसको हम लोग पहले प्रूफ करवाते थे। क्लियर है, अब ऐसे ही पढ़ लो। ठीक, ओके, तो ये प्रकाश की चाल के बराबर होगा। अच्छा ये ओमेगा अपान के कैसे बराबर हो गया, इसको भी समझ लो यहीं पर ऐसे। यही थोड़ा सा बता दें, इतना देखना बेटा, क्या है ओमेगा अपान के, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई एफ, और के की वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा, तो लेमडा ऊपर जाके गुणा हो जाएगा ना। ओके, इतना हो गया। तो 2 पाई से 2 पाई क्या हुआ, कैंसिल। और एफ क्या है, आवृत्ति, आवृत्ति बराबर क्या होता है सी बाई लेमडा। अरे भाई आवृत्ति को न्यू से लिखते थे ना, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा लिखते थे, तो ऐसा लिख देंगे। तो एफ की जगह हम लोग लिखेंगे सी बाई लेमडा और इंटू लेमडा, लेमडा से लेमडा क्या हुआ, क्या बचा, तो ये याद रखना। ये भी किसके बराबर है बेटा, देखो ओमेगा अपान के किसके बराबर है, सी के बराबर। तो ये सब सी के बराबर है, यानी इन सबका अगर बीमा भी आता है, कई बार निकालने के लिए आता है, तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सी है क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल, उसका मात्रक मीटर पर सेकंड, तो जो चाल का बीमा होगा वही इन सब के अनुपात का होगा। याद रहे ये सब फेमस है, बीमा के लिए, मात्रक के लिए। क्लियर है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए भी, न्यूमेरिकल वैल्यू किसके बराबर होगा बताओ बेटा, ओमेगा अपान के का न्यूमेरिकल वैल्यू किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा भाई, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगा। ये चीज याद रखना। अच्छा ये हुआ क्यों, क्योंकि आप बता देना एफ की जगह हम लोगों ने पुट किया सी बाई लेमडा। कोई डाउट बेटा, नहीं ना, क्लियर है। बस इतना याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है यार। ठीक है, सब महत्वपूर्ण ही है, पढ़ने चलो। 3 हो गया, 4 हो गया, और देख लीजिए बेटा, इधर देखो, इधर देखो, बातचीत मत करो। आप बताओगे ये तरंगे ऐसे लिखना,
इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है बेटा? और इसको लिखना वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रही है? तो बहुत बार पूछा गया है आपके ऑप्शनल में कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रवृत्ति होती है, तो आप क्या लगाओगे? अनुप्रस्थ। क्लियर है ना? अच्छा, लॉजिक समझना क्यों ऐसा होता है, ध्यान से समझना। आप देखोगे तरंग संचरण की दिशा ये है, संचरण की दिशा क्या है बेटा? तरंग संचरण की दिशा हो गई। अच्छा, ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र या फिर वैद्युत सदिश, जिस दिशा में बदल रहा है। क्लियर? और जेड एक्सिस के अनुदिश कौन है? चुंबकीय क्षेत्र। ये इसके एक्सिस के अनुदिश बदल रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि जो वैद्युत क्षेत्र का कंपन होगा या परिवर्तन होगा, बात समझ में आ रही है, वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होगा कि नहीं होगा? क्लियर है ना एकदम? अच्छा, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का देखें तो चुंबकीय क्षेत्र जेड एक्सिस ये होगा ना। अब इधर हम लोग बना नहीं सकते, इसलिए ऐसे खींचे। तो याद रखना, उसका कंपन कैसे होगा? उसका तरंग संचरण की दिशा वो है और चुंबकीय क्षेत्र का ये, तो ये भी तो लंबवत ही है। अच्छा, अनुप्रस्थ तरंग की परिभाषा बताना, क्या बोलते थे आप? बिल्कुल सही। आप बताओगे जब तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन होता है, बात समझ में आ रही है, तो अनुप्रस्थ, और जब तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश, तो यहां पर आप बताओ क्या है? लंबवत ही तो हो रहा है। तो आप यहां पर ये लिख दोगे ऐसा, ताकि आपको याद रहे। आप लिख देना, चूंकि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई व वेक्टर बी में परिवर्तन, इन दोनों में जो परिवर्तन हो रहा है बेटा, परिवर्तन तरंग, ऐसा बताना, परिवर्तन परस्पर लंबवत। क्या हो रहा है? परस्पर लंबवत, यानी एक दूसरे के लंबवत। बात समझ में आ रही है? व, या फिर लिखना तथा, तथा संचरण की दिशा तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होता है। तो बताओ भाई, जब तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो रहा है परिवर्तन, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ तरंग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। तो इसलिए याद रखना, इन तरंगों की जो प्रकृति होती है कैसी होती है? अनुप्रस्थ। कोई डाउट? समीकरण पे लिख लो, काम लगेगा। मान लो न्यूमेरिकल में आता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो इसकी नंबरिंग सही कर लो बेटा। ये कितना था? 4 हो गया था, इसको बोल देना 5, और यहां पर लिख लेना 6। यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना कि यदि समतल, ध्यान देना बेटा, समतल, इधर देखो, ई एम डब्ल्यू, जगह कम है ऐसे लिख दे रहा हूं, यानी कि समतल विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स अक्ष अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान है। अब देखो, मैंने लिखा है एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान है, इसका मतलब एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में गतिमान है। ठीक है, गतिमान है। वह वैद्युत क्षेत्र ई तथा वैद्युत क्षेत्र ई किस अक्ष के अनुदिश? तो बताएंगे वाई अक्ष। वाई अक्ष जो बी होगा बेटा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष, जेड अक्ष में है। ध्यान देना, जो समतल विद्युत चुंबकीय तरंग है बेटा, वो एक्स अक्ष के अनुदिश क्या है? गतिमान है।
यानी कि संचरित हो रही है। क्लियर है। और जो आपका विद्युत सदिश है y अक्ष के अनुदिश है, बात समझ में आ रही है। और जो चुंबकीय सदिश है वो z अक्ष में है। क्लियर है। तो अगर ऐसा है, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, अगर ऐसा है तब आप बोलोगे, तब वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र जो आपका वेक्टर ही होगा, किसके बराबर होगा? भाई कोई भी सदिश लिखते हैं तो दो चीज लिखते हैं, उसका परिमाण लिखते हैं और दिशा लिखते हैं। बात समझ में आ रही? तो वेक्टर ई का परिमाण क्या होगा बेटा? ई। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जे। भाई वाई अक्ष में है ना, तो जब ई वाई अक्ष में है तो उसकी डायरेक्शन कौन बताता है? यूनिट वेक्टर जे। कोई डाउट? ओके। दूसरा लिखना, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी बराबर, सदिश फॉर्म में लिखना हो तो बी का परिमाण वी, और डायरेक्शन कौन बताएगा? भाई जेड अक्ष में है ना, तो उसकी डायरेक्शन कौन बताता है? कोई डाउट? इनका अगर हम परिमाण जो ई और बी है उसको अगर हम लिखना चाहें तो ये ज्यावक्रीय था, इसका समीकरण होगा। और समीकरण आप लिखोगे ई का समीकरण बेटा, तो यहां पर लिख लेना E इज इक्वल टू जो होगा वो ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होगा। और इसी प्रकार से जो B होगा बेटा वो बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसमें आप सब जानते हो। बताओ बेटा, सारी चीजें पता है कि नहीं? भाई ई तो जानते ही हो, और ई नॉट क्या होगा? उसका शिखर मान होगा। बात समझ में आ रही ना? साइन को तो बहुत पहले से पहचानते हो, और उसके अतिरिक्त ओमेगा को भी आप जान चुके हो, और के भी जान चुके हो। क्लियर है ना? देखो बेटा, ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति, सारी चीज लिखा है। और के क्या है? तरंग संख्या, ये भी आप जानते हो। ई नॉट और वी नॉट भी लिखा है, तो मुझे वहां पर कुछ बताने की जरूरत। तो बस इतने आप अभिलक्षण याद रखो, इतने से काम आपका चल जाएगा। ठीक है ना?